त्रिशा का सवाल सुनकर आनंद ने उसे आदि के रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उस रूम में है। पर हुआ क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? त्रिशा को इस तरह से घबराते देखकर उसे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन त्रिशा को आनंद के सवाल पर गुस्सा आने लगा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। ये जानते हुए भी कि आदि के पैरों में चोट लगी है, तुम मुझसे इस तरह का बकवास सवाल कैसे पूछ सकते हो? अनबिलीवेबल। त्रिशा ने गुस्से से आनंद की तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। आनंद ने उसे कुछ कहने की कोशिश भी की थी, पर त्रिशा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और आदि के रूम में पहुंच गई। त्रिशा के वहां से जाते ही आनंद ने कंधे उचकाते हुए अपने आप से कहा, क्या लड़की है, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आदि को चोट लगने की बात सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो कुछ भी बोलती चली जा रही है। रेयांश ने आनंद की तरफ आते हुए उससे कहा। रेयांश की बात सुनकर आनंद ने अपना ही थूक निगलते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे अपना बैग पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता लग गया कि आदि की ये हालत मेरी वजह से हुई है, तब तो वो पक्का ही मुझे मार डालेगी। आनंद के डरे हुए चेहरे को देखकर रेयांश को मजा आने लगा था, इसलिए उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वैसे मुझे भी इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। आनंद ने आंखें बड़ी करके रेयांश को देखा। डर और तनाव की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उससे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। तब रेयांश ने उसे मुस्कुराते हुए बताया, यू डोंट हैव टू वरी आनंद, मैंने त्रिशा को कुछ नहीं बताया। उसे लगता है कि आदि की इस कंडीशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? आनंद ने भले ही ये सवाल पूछ लिया था, पर अब उसे मन ही मन अपने लिए राहत महसूस हो रही थी। या वो बहुत नाराज है मुझसे कि जब उसने मुझसे आदि का ध्यान रखने के लिए कहा था, तब मैं सो क्यों रहा था? मैंने उसकी बात सुनी क्यों नहीं? रेयांश ने मुस्कुराकर आनंद को सारी बात बता दी। फिर उसने आदि के रूम की तरफ जाकर देखा। त्रिशा अभी भी रूम में ही थी और रूम में लगे कांच से बाहर की तरफ देख रही थी। फिर बिना किसी आहट के रेयांश उसके पास पहुंच गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। त्रिशा ने हड़बड़ाते हुए रेयांश से कहा, क्या हुआ? मेरे साथ बाहर आओ। इतना कहते ही रेयांश ने त्रिशा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। आदि अभी गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए त्रिशा ने उसे जगाया नहीं, इसलिए वो दोनों फुसफुसाते हुए ही बात कर रहे थे। लेकिन तभी त्रिशा ने रेयांश को रोक दिया। वेट रेयांश, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन रेयांश ने उससे कुछ नहीं कहा और त्रिशा को बाहर लेकर निकल गया। बाहर आकर उसने कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसके बाद रेयांश त्रिशा को लेकर सीढ़ियों से नीचे चला गया, जबकि त्रिशा लगातार उसे रोक रही थी। लेकिन आदि, डोंट वरी, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, और अगर बाय चांस हमें आने में देर हो गई तो आनंद है ना। वैसे तुम टेंशन मत लो, क्योंकि आदि के जागने से पहले ही हम लौट आएंगे। रेयांश ने त्रिशा को काम डाउन करते हुए कहा, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन कम से कम इतना तो बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। त्रिशा के सवाल पर रेयांश ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए त्रिशा की तरफ देखा और फिर उसी तरह से आगे की तरफ जाने लगा। त्रिशा को समझ आ गया कि उसके कुछ भी बोलने या पूछने का रेयांश के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था, इसलिए अब वो चुपचाप उसके पीछे चली जा रही थी। चलते चलते वो दोनों समंदर के किनारे पहुंच गए, जहां सूरज अपने डूबने के इंतजार में था। कुछ देर तक वहां पर खामोश खड़े रहने के बाद रेयांश ने त्रिशा की तरफ देखकर पूछा, ये जगह याद है तुम्हें? ऑफ कोर्स याद है, त्रिशा ने स्माइल के साथ जवाब दिया। फिर रेयांश ने आगे कहा, ये वही जगह है जहां तुमने मुझे आरोही समझकर गले से लगा लिया था। त्रिशा ने बीच में ही रेयांश की बात काट कर कहा, हाँ, लेकिन प्लीज इस जगह को उस तरह से याद मत करो। सोचो कि इट इज द सेम प्लेस वेयर यू एंड आई गॉट क्लोज टू ईच अदर। रेयांश ने कहा, तुम्हारा ये स्टाइल काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने तो कभी भी उस बात को इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। त्रिशा ने अपनी पलकों को किसी डॉल की तरह झपकाते हुए कहा। लेकिन रेयांश की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। तो इस खास जगह पर मैं आज हमारी जिंदगी की कुछ और यादें समेटकर इसे हमारे लिए सबसे स्पेशल बना देना चाहता हूँ। मतलब? रेयांश की बातें सुनकर त्रिशा अब और भी कंफ्यूज होने लगी थी। मैं तुम्हें अपने दिल की वो बात बताना चाहता हूँ त्रिशा, जिसे आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। इस बार रेयांश इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज चारों तरफ घूमने के बाद हवाओं के साथ मिलकर अब गूंजना शुरू हो गई थी। ये देखकर त्रिशा ने अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया और खिलखिलाते हुए रेयांश से पूछा, अरे बाबा, कुछ कहते क्यों नहीं रेयांश, क्या बात है? लेकिन अब रेयांश ने वो कर दिया जिसकी त्रिशा को कभी भी उम्मीद नहीं थी। लोगों की मौजूदगी में वो वहीं रेत पर घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर त्रिशा सकपका गई। ये तुम क्या कर रहे हो रेयांश? तभी रेयांश ने पॉकेट में से उस रिंग बॉक्स को निकालकर अपने हाथों में ले लिया और फिर बॉक्स को खोलकर त्रिशा से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करके अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी त्रिशा?
ये सुनकर त्रिशा को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ था। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? ये रिंग बॉक्स भी खाली है, इसलिए तुम जरूर मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो। त्रिशा के बताते ही रेयांश चौंक गया। व्हाट? हाँ, क्या तुम मुझे खाली बॉक्स दिखाकर प्रपोज करना चाहते थे? रेयांश को त्रिशा की बात पर यकीन नहीं हुआ था। व्हाट? बट दैट्स नॉट पॉसिबल। ये कहकर रेयांश ने भी रिंग बॉक्स की तरफ देखा और शॉक्ड रह गया, क्योंकि वाकई में वो खाली था। तब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर रिंग ढूंढने की कोशिश की। कहाँ गई, कहाँ जा सकती है? अभी थोड़ी देर पहले तो इसी बॉक्स में थी। अब रेयांश परेशान होने लगा था। तब त्रिशा ने उससे पूछा, आर यू श्योर? यस आई एम, इट वॉज इन दिस बॉक्स ओनली। रेयांश ने रिंग ढूंढते ढूंढते ही जवाब दिया। अगर तुमने वाकई में रिंग खरीदी थी तो फिर हो सकता है कि लाइट हाउस में छोड़ दियो। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि अगर मैंने रिंग खरीदी थी? ऑफ कोर्स खरीदी थी मैंने। त्रिशा की बात सुनकर रेयांश को उसके ऊपर गुस्सा आ गया था, लेकिन उसी के साथ वो नर्वस होकर अब उसने अपने सर को खुजलाना भी शुरू कर दिया था। तब त्रिशा ने पूछा, देन वेयर डिड इट गो? अब त्रिशा अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके रेयांश को सवालिया नजरों से देख रही थी, जबकि रेयांश को काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। इसलिए उसने त्रिशा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मेरा यकीन मानो त्रिशा, मैंने रिंग खरीदी थी, पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गुम हो गई। ओके फाइन फाइन, डोंट पैनिक, यही कहीं गिर गई होगी, चलो चलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगी। त्रिशा ने रेयांश को तसल्ली देते हुए कहा। और त्रिशा की बात मानने के अलावा अब रेयांश के पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए उसने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। रेयांश को फिर भी त्रिशा के बारे में सोच सोच कर काफी बुरा लग रहा था। आई एम सॉरी त्रिशा, आई रियली डिडंट मीन टू मेक यू एम्बैरेस्ड। त्रिशा ने रेयांश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, इट्स ऑलराइट रेयांश, मैं समझ सकती हूँ, बल्कि माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि आदि के बारे में जानने के बाद मैं इतना ज़्यादा हाइपर हो गई कि बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। जानता हूँ, और इसलिए मुझे इतना दुख हो रहा है। मुझे ऐसा कुछ भी करने से पहले डबल चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि तुम तो पहले से ही परेशान थी। इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है रेयांश, मैंने कहा ना, हम जल्दी से चलकर रिंग ढूंढ लेते हैं, नहीं तो अगर वो किसी और के हाथ लग जाएगी तो फिर उसका मिलना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर त्रिशा लाइट हाउस की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से रेयांश ने उसे टोक दिया, तो फिर क्या है तुम्हारा जवाब? त्रिशा ने शरारती अंदाज में अपने सर को पीछे की तरफ घुमाया और आंखों को गोल गोल करते हुए बोली, मैं तब तक तुम्हें जवाब नहीं बता पाऊंगी जब तक कि तुम मुझे रिंग नहीं दे दोगे। त्रिशा के इतना कहते ही रेयांश ने खुश होकर अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए कहा, क्या सच में? तब तो वो रिंग जल्दी से जल्दी ढूंढनी पड़ेगी मुझे। इसी तरह से बातें करते हुए दोनों बस लाइट हाउस पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से आदि दौड़ता हुआ उनकी तरफ आने लगा। त्रिशु, बिग एंजल, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मैं कितनी देर से तुम लोगों को ढूंढ रहा था। आदि ने वहीं से चिल्लाते हुए त्रिशा और रेयांश से कहा। लेकिन जब आदि उनके क्लोज आ रहा था तो अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जोर की आवाज के साथ गिर गया। त्रिशा और रेयांश बोले, आदि। त्रिशा और रेयांश ने एक साथ आदि का नाम पुकारा और उसे उठाने के लिए भागे। त्रिशा ने आदि के पास पहुंचते ही पहले उसे उठाया और फिर बोला, तुम ठीक तो हो ना आदि? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? रेयांश ने पहले आदि के पैरों पर लगी रेत को झाड़ा और फिर उससे पूछा, आर यू फाइन लिटिल एंजल? आदि ने त्रिशा और रेयांश की घबराहट देख ली थी, इसलिए हंसते हुए उठकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ब्रेव बॉय हूँ, मुझे चोट वोट नहीं लगती। थैंक गॉड तुम्हें चोट नहीं लगी आदि। तुम्हें पता है ना, अभी तुम्हें ध्यान से देखकर चलने की जरूरत है, अभी तुम्हारा पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मुझे मालूम है त्रिशु, मैं तो सिर्फ जल्दी जल्दी तुम लोगों के पास पहुंचना चाह रहा था। तुम लोग कहाँ जा रहे थे और मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया? आदि ने झूठ मूठ का रूठना दिखाते हुए कहा, ओ मेरे प्यारू प्यारू छोटा भाई, हम लोग तो सिर्फ वॉक के लिए आए थे, तुम सो रहे थे इसलिए हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। आओ अब तुम भी हमारे साथ आ जाओ, वैसे आज मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ डिलिशियस बनाने वाली हूँ। त्रिशा ने आदि की नन्ही हथेलियों को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए कहा। डिलिशियस खाने का नाम सुनकर ही आदि के मुंह में पानी आने लगा था और उसने वहीं पर उछलना शुरू कर दिया। वाओ, रियली? अचानक से रेयांश ने देखा कि जिस जगह पर आदि गिरा था रिंग वहीं पड़ी हुई थी। उसने तुरंत रिंग को अपने हाथ में लिया और कुछ सोचने लगा। फिर उसने आदि को आवाज दे दी, आदि। यस बिग एंजल।
आदि ने पीछे की तरफ घूमकर रेयांश से कहा। तब रेयांश ने उससे सवाल किया, क्या तुमने रिंग बॉक्स में से रिंग ली थी? मैंने? लेकिन त्रिशा ने इससे आगे आदि को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और रेयांश के ऊपर नाराज होने लगी। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरे भाई को चोर साबित करना चाहते हो? इस पर रेयांश ने त्रिशा को सफाई देने की कोशिश की। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था त्रिशा, मैं तो सिर्फ। लेकिन त्रिशा ने रेयांश को उसकी बात पूरी करने का मौका देने से पहले ही हाथ दिखाकर रोक दिया। ओह प्लीज, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। पर इस बार आदि ने त्रिशा को उसकी बात पूरी नहीं करने दी और उसका हाथ खींचते हुए उसके दोनों कानों को अपने पास लाकर कहा, बिग एंजल को मत डांटो त्रिशु, मैंने ही चुपके से उसे रिंग के बॉक्स में से निकाल दिया था और आपको दिखाने वाला था। आदि के सच बताते ही त्रिशा की जैसे बोलती बंद हो गई। अब वो एकटक होकर कभी आदि को देख रही थी तो कभी रेयांश को। उसे इस तरह से रेयांश से बात करने पर अब खुद पर ही शर्म आने लगी थी। तभी उसने आदि के हाथों को कसकर पकड़ा और उसके ऊपर चिल्लाने लगी, Why did you do that, आदि? दूसरों की चीज लेना बुरी बात होती है, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम था? तब रेयांश ने आदि को बचाते हुए त्रिशा से कहा, क्यों चिल्ला रही हो उसके ऊपर त्रिशा, वो तो अभी बच्चा है। लेकिन त्रिशा को आज की आदि की शरारत पर वाकई में गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने रेयांश को भी चुप करा दिया। बच्चा होने का ये मतलब नहीं होता कि उसे किसी भी गलत काम को करने की आजादी है। इस पर रेयांश ने त्रिशा को समझाते हुए कहा, मालूम है मुझे, लेकिन उसे डांटना या उसके ऊपर चिल्लाने से अच्छा है तुम उसे आराम से बैठकर समझाओ। ये उसके सीखने की उम्र है, वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। पर अभी त्रिशा रेयांश की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए दांत पीसते हुए उसने अपने पैर पटके और गुस्से में रेयांश से कहा, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू। त्रिशा की बात सुनकर रेयांश नाराज होकर वहां से चला गया। आदि ने रेयांश के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन त्रिशा ने उसे रोक दिया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वहां पर आनंद आ गया और उसने त्रिशा से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? त्रिशा ने आदि की कलाई को जोर से छोड़ते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं। ये सुनकर आनंद ने लाइट हाउस के अंदर जाते जाते कहा, ठीक है तो फिर अंदर चलते हैं, मैंने कुछ जरूरी ग्रोसरी आइटम्स खरीदे। फिर आनंद ने बैग टेबल पर रखकर त्रिशा से पूछा, रेयांश कहाँ है? वो तो। त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आनंद से क्या कहे, इसलिए कुछ भी कहने में उसे झिझक हो रही थी। तभी आदि ने उसकी अधूरी बात पूरी कर दी, त्रिशु ने बिग एंजल को भगा दिया। ये सुनकर आनंद शॉक्ड रह गया। व्हाट? तब त्रिशा ने आदि को कड़ी नजरों से घूरा और फिर बात को संभालते हुए कहा, वो कुछ देर के लिए बाहर गया है। रियली? तब तो तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था। नहीं, मैं उसके साथ जाकर क्या करती? त्रिशा ने आनंद की एडवाइस को तुरंत ही नकार दिया। मतलब? आनंद, मेरा मतलब कि मेरे जाने पर आदि अकेला रह जाता, इसलिए मैं रेयांश के साथ नहीं गई। जब त्रिशा को कुछ भी कहने के लिए समझ नहीं आया था तो उसने आदि का नाम लेकर बहाना बना दिया। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उसके साथ। ये कहकर आनंद ने फौरन आदि को अपनी तरफ खींच लिया और त्रिशा से बोला, जाओ और तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे सॉल्व करो। एक दूसरे से ज्यादा देर तक दूर रहना ठीक नहीं। क्या वाकई में? त्रिशा ने चौंक कर आनंद से कहा, हाँ जाओ अब। और ये कहकर आनंद ने धक्का देकर त्रिशा को दरवाजे से बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद करने से पहले कहा, तब तक मैं और आदि खाना बनाकर रखेंगे और तुम दोनों का इंतजार करेंगे। लेकिन अब आदि रूठ गया था और उसने बड़ा सा मुंह बनाते हुए आनंद से कहा, क्या मैं त्रिशु के साथ नहीं जा सकता? नहीं। क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहते हो? आनंद ने भी झूठ मूठ उदास होने का बहाना बनाया। ये सुनकर आदि आनंद के पैरों में लिपट गया और बोला, नहीं आनंद, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये हुई ना गुड बॉयज वाली बात। उधर त्रिशा हिचकिचाती हुई रेयांश के पास पहुंचकर उसके बगल में बैठ गई थी। रात हो चुकी थी और आसमान में चांद के साथ सैकड़ों तारे बिखरे हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त उन दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई हुई थी। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए थे। अब त्रिशा ने बात शुरू करने की पहल करते हुए अपना सर रेयांश के कंधों पर रख दिया और बोलने लगी, आई एम सॉरी रेयांश, आई एम जस्ट टू ऑब्सेस्ड विद आदि। मालूम है मुझे। ये कहकर रेयांश एक पल के लिए रुका और फिर दोनों हाथों से त्रिशा के चेहरे को अपने सामने कर लिया। इसके बाद उसके और करीब जाकर कहने लगा, मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उसके साथ ज्यादा हार्श बिहेवियर मत करो। इन सब से तुम्हारा और उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन उसकी गलती पर उसे डांटना तो पड़ेगा ना। इन बीते सालों में मैंने उसे हद से ज्यादा पैम्पर किया है क्योंकि वो बीमार था और शायद इसी वजह से मैं उसे जिंदगी की कुछ जरूरी बातों को सिखाना भूल गई। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर वो एक अच्छा इंसान ना बन पाए। मैं समझता हूँ त्रिशा कि अभी ये उसकी सीखने की उम्र है। तुम अभी भी उसे कुछ भी सिखा सकती हो।
पर सिखाने का ये मतलब नहीं होता कि तुम उस नन्ही सी जान को डांटना शुरू कर दो। उसे अभी सही गलत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और वो बातें तुम ही उसे बता सकती हो। इसलिए उसके ऊपर गुस्सा करने से अच्छा है कि उसे प्यार से अपनी गोद में बैठाओ और तब अच्छे बुरे का लेसन दो। इतनी देर से त्रिशा रेयांश की बात काफी गौर से सुन रही थी, इसलिए जैसे ही रेयांश ने बोलना बंद किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इन बातों का काफी एक्सपीरियंस है। या मेरी भी तुम्हारी तरह एक प्रोटेक्टिव सिस्टर थी जो मुझे इस तरह से प्यार करती थी जिस तरह से तुम आदि को करती हो। हर प्रॉब्लम से इस तरह बचाती थी जैसे तुम आदि को सेफ रखना चाहती हो। अगर मैं कभी बीमार पड़ जाता था तो बिल्कुल वैसे ही देखभाल करती थी जैसे तुम आदि की करती हो। रेयांश की बहन होने की बात सुनकर त्रिशा चौंक कर खड़ी हो गई और आंखें चौड़ी करके उसे देखने लगी, क्योंकि अभी तक उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। What? Really? अभी वो कहाँ है? तुमने कभी मुझे अपनी बहन के बारे में नहीं बताया। मैं उसके बारे में किसी से भी बात नहीं करता, रेयांश ने बेहद खामोश सी आवाज में जवाब दिया। पर इन बातों को करते वक्त वो त्रिशा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन क्यों? क्या तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताना चाहते थे? अब त्रिशा की हैरानी बढ़ने लगी थी। त्रिशा का सवाल सुनकर रेयांश ने एक लंबी सांस ली। इस वक्त उसके चेहरे पर एक ऐसा दर्द नजर आ रहा था जिसे त्रिशा ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। लेकिन क्यों 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 नहीं बता पाए तुम मुझे? तुमने मुझे ना तो कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया और ना ही मुझे उससे मिलवाया। अब त्रिशा हाइपर होने लगी थी। मेरी कोई फैमिली नहीं है त्रिशा। रेयांश के इस जवाब में सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा अकेलापन छुपा हुआ था जिसे महसूस करके त्रिशा बिल्कुल खामोश हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी रेयांश, मुझे मालूम नहीं था। इट्स ऑल राइट त्रिशा। इस वक्त रेयांश की बातों में कोई इमोशन नहीं था, पर त्रिशा अब भी इस टॉपिक को ऐसे ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मुझे तुम्हारी बहन के बारे में जानना है रेयांश। मैंने तुमसे कहा ना त्रिशा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अचानक से रेयांश की आवाज में नाराजगी आ गई थी। रेयांश का खराब मूड देखकर त्रिशा ने अपनी जिद को छोड़ दिया। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो हम उस इशू पर बात नहीं करेंगे। ये कहकर एक बार फिर से उसने रेयांश के कंधों पर अपना सर रख दिया। पर इस वक्त उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल घूमने लगे थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था, और जो जवाब दे सकता था वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि रेयांश। तभी त्रिशा को चुप देखकर रेयांश ने उसे अपने और करीब लाकर पूछा, तो क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? त्रिशा ने कंफ्यूजन के साथ रेयांश को देखकर कहा। तब रेयांश ने एक बार फिर से वही रिंग निकाल ली जो शाम के वक्त नहीं मिली थी। चांदनी रात में वो रिंग और भी ज्यादा चमक रही थी। रिंग को अपने हाथों में लेकर रेयांश ने त्रिशा से कहा, इस बारे में। त्रिशा ने मुस्कुराकर अपने चेहरे को रेयांश के सीने में छुपा लिया और धीरे से कहा, क्या सच में हम शादी करेंगे? अगर तुम चाहती हो तो हम सिर्फ शादीशुदा ही नहीं होंगे, बल्कि मैं आदि के नाम पर एक कंपनी भी खरीद कर दे सकता हूँ। रेयांश ने त्रिशा की चुटकी लेते हुए कहा। इस पर त्रिशा ने झूठ मूठ की नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रेयांश, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे पैसों से कोई लगाव नहीं है। तो फिर मुझे अपना जवाब बता दो, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, मैं करूंगी तुमसे शादी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। त्रिशा ने अपने हाथों को फैलाकर शोर मचाते हुए अपने प्यार का इजहार कर दिया। त्रिशा का जवाब सुनकर रेयांश ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को अपने होठों से दबा दिया। चांदनी रात की इस ठंडी ठंडी हवा के बीच उनके होठ लगातार एक दूसरे पर फिसलते जा रहे थे। धीरे धीरे मजाक वाला उनका वो किस पहले कुछ पैशनेट हुआ और फिर अपने आप ही उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। लेकिन इससे पहले कि उनके बीच की ये इंटीमेसी अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाती, उस दिन की तरह रेयांश ने आज भी खुद को त्रिशा से दूर कर दिया। पर अपने प्यार के इकरार की उसकी एक्साइटमेंट अब भी कम नहीं हुई थी। त्रिशा त्रिशा त्रिशा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सारी दुनिया को तुम्हारे कदमों में लाकर खड़ा कर दूं। ये कहकर रेयांश ने त्रिशा की तरफ अपना कदम बढ़ाया और अब दोनों चांदनी रात की रोशनी में कपल डांस करने लगे थे। रेयांश का पागलपन देख त्रिशा जोर जोर से हंसने लगी। रुक जाओ रेयांश, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? आई एम सेलिब्रेटिंग, रेयांश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अभी शायद उसे किसी को भी देखने या सुनने की परवाह नहीं थी। अपने इस सेलिब्रेशन में रेयांश इस कदर पागल हो गया था कि उससे अपने आप को संभाला नहीं गया और डांस करते करते उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो आखिर में वहीं जमीन पर लेट गया।
रेयांश को इस तरह देखकर त्रिशा से अपनी हंसी रोकी नहीं जा रही थी। उसे खुद याद नहीं था कि आज से पहले इतना खुलकर वो कब हंसी थी, लेकिन त्रिशा की इस हंसी में खुद उसी का एक अनचाहा सा डर भी छुपा हुआ था। बस कर त्रिशा, रुक जा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी ही नजर लग जाए। पर खुद को समझाने के बावजूद वो अपने आप को रोक नहीं पाई। इसके बाद दोनों काफी देर तक इसी तरह एक दूसरे के साथ थे। इस बीच त्रिशा को ध्यान आ गया, मैं ये बात कैसे भूल गई कि आज आदि ने आनंद के साथ मिलकर मेरे लिए डिनर तैयार किया होगा, इसलिए अब मुझे जल्दी से लौटना चाहिए। त्रिशा ने जैसे ही रेयांश को यह बात बताई तो रेयांश ने भी उसे नहीं रोका और फिर रेयांश और त्रिशा लाइट हाउस की तरफ लौट गए। चांदनी रात के उजाले में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। मन ही मन में दोनों मुस्कुरा रहे थे, पर उनके बीच एक बेहद सुकून भरी खामोशी थी। त्रिशा को नहीं मालूम था कि रेयांश क्या सोच रहा था, पर त्रिशा को जरूर अपनी खुशकिस्मती पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। रेयांश मुझसे कितना प्यार करता है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इसे आदि का भी ध्यान रहता है। आज उसने आदि के लिए वो बात सोची जिसके बारे में मेरा ध्यान ही नहीं गया। इसी तरह चलते चलते थोड़ी देर में दोनों लाइट हाउस के नीचे जाकर खड़े हो गए थे। तब रेयांश ने मुस्कुराते हुए त्रिशा से कहा, जल्दी जाओ, आदि तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हालांकि अभी त्रिशा रेयांश से अलग नहीं होना चाहती थी, पर आदि का सोचकर वो चुपचाप जाने लगी थी। लेकिन वो एक कदम से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि रेयांश ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। त्रिशा ने मुस्कुराकर रेयांश की आंखों में देखा और कहा, छोड़ोगे तब तो जाऊंगी। इन हाथों को मैं कभी भी खुद से अलग नहीं करना चाहता। चिंता मत करो, बहुत जल्दी वो दिन भी आ जाएगा जब हम हमेशा के लिए खो जाएंगे। त्रिशा ने मुस्कुराते हुए रेयांश को समझाया। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट किस किया और फिर त्रिशा लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़कर जाने लगी। दूसरी तरफ रेयांश नीचे खड़ा होकर उसे तब तक देख रहा था जब तक कि त्रिशा आनंद की कंपनी का दरवाजा खोलकर अंदर नहीं चली गई। लेकिन अंदर पहुंचकर उसने देखा कि आदि तो सो चुका था। ओह, मुझे आने में देर हो गई। तब आनंद ने उससे कहा, नहीं, तुम्हें आने में देर नहीं हुई, बल्कि आज आदि ही जल्दी सो गया। इसे काफी तेज नींद आ रही थी, इसलिए मैंने भी उसे नहीं रोका। अच्छा किया तुमने आनंद, ये जितना ज्यादा रेस्ट करेगा इसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सारा दिन दौड़ता भागता रहता है। ये कहकर त्रिशा भी आदि के बगल में ही लेट गई। लेटे लेटे उसके दिमाग में रेयांश की तस्वीर घूम रही थी और इसी सब में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली तो अपने बगल में लेटे आदि के मासूम चेहरे को देखकर त्रिशा मुस्कुराने लगी और फिर उसने उसके माथे पर एक प्यारा सा किस दे दिया। इस वक्त आदि उसे इतना भोला भाला लग रहा था कि पिछले दिन की बात सोचकर त्रिशा को खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि उसने कितनी बुरी तरह से इतने छोटे बच्चे को डांट दिया था। आई एम रियली सॉरी आदि, मुझे कल आपके ऊपर इतना शाउट नहीं करना चाहिए था। प्लीज अपनी त्रिशु को माफ कर देना। पता नहीं कितने दिनों बाद त्रिशा ने सुबह उठकर सबसे पहले आदि का चेहरा देखा था, इसलिए आज उसे काफी अच्छा लग रहा था। तभी उसने अपना मोबाइल हाथों में लिया और टहलते हुए खिड़की के पास पहुंच गई। एक लंबी सांस लेकर रेयांश के लिए मैसेज टाइप करने लगी। गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप वेल? मैसेज भेजने के बाद वो रेयांश के जवाब का इंतजार करने लगी। रेयांश ने भी उसे जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। गुड मॉर्निंग, आई कुडंट स्लीप वेल, आई वाज थिंकिंग अबाउट यू ऑल नाइट, व्हाट अबाउट यू, डिड यू मिस मी? रेयांश का जवाब पढ़ने के बाद त्रिशा के होठों पर एक लंबी सी मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने फिर से मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स, मिस किया और बहुत मिस किया। अब तो तुमसे मिलने के लिए इंतजार भी नहीं किया जा रहा। इसके बाद त्रिशा ने अपना फोन टेबल पर रखा और वॉशरूम चली गई। लेकिन जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने अपने मोबाइल पर नजर डाली, लेकिन इस बार रेयांश ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था। ये देखकर त्रिशा को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि रेयांश उसके मैसेज का जवाब ना देता, ऐसा शायद कभी हुआ ही नहीं था। कुछ मिनटों तक त्रिशा मोबाइल को हाथ में लेकर उलट पलट कर देख रही थी। उसके बाद उसने मोबाइल को वापस वहीं रखा और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसके पास खुद ही रेयांश का फोन आ गया। त्रिशा ने झट से कॉल रिसीव कर ली और शिकायत करते हुए कहने लगी, कहाँ चले गए थे तुम और तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? आई एम सॉरी त्रिशा, यहाँ रूम सर्विस वाले आ गए थे, इसलिए मैं बाहर निकल गया और गलती से अपना मोबाइल भी रूम में ही भूल गया। लौटने के बाद तुम्हारा मैसेज देखा तो सोचा कि मैसेज का जवाब देने से अच्छा है सीधे बात ही कर ली जाए। वैसे तुम कर क्या रही हो?
तो बात ये है मिस्टर रेयांश कि तुम्हें सिर्फ रात भर के लिए होटल में रहने की परमिशन थी और अब बाकी का सारा टाइम तुम हमारे साथ गुजारने वाले हो। इसलिए अभी मैं तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। ओह रियली? यस, और तुम आ रहे हो राइट? त्रिशा के सवाल पर रेयांश ने धीरे से कहा। अभी तो मुश्किल है। त्रिशा ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे पास रूम में आऊँ? प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना। एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ आने के लिए कह रहा हूँ। रेयांश ने त्रिशा को क्लैरिफाई करने की कोशिश की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि त्रिशा उसकी किसी भी बात का कोई गलत मतलब निकाले। त्रिशा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, आई विश कि मैं आ पाती, लेकिन अभी मेरे पास ढेरों काम है रेयांश। आदि और आनंद अभी भी सो रहे हैं। उनके जागने से पहले मुझे उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होगा। ठीक है, अगर अभी नहीं आ पाओगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके जागने पर तो आ सकती हो। उन्हें ब्रेकफास्ट करवाओ और निकल जाओ। मैं तुम्हारे लिए कैब भिजवा दूंगा, क्या कहती हो? That sounds great, but पर इस बार रेयांश ने त्रिशा को आगे कुछ भी बोलने से पहले ही टोक दिया। क्या तुम मेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती? क्या तुम्हारा मन नहीं है कि हम दोनों थोड़ी देर के लिए अकेले हों, हम साथ में डेट पे जाएं? तुम्हारा कहना तो सही है रेयांश, लेकिन आदि मुझे अकेले नहीं आने देगा। आदि को आनंद के पास छोड़ देना, वो उसका ध्यान रख लेगा। त्रिशा ने सोए हुए आदि की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदि को छोड़कर कैसे चली जाती। आई एम सॉरी रेयांश, वो बात ये है कि फॉर गॉड सेक त्रिशा, अब ये बहाने बनाना बंद करो। इस बार रेयांश की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी क्योंकि इतनी देर से त्रिशा को मनाते मनाते उसे झुंझलाहट होने लगी थी। रेयांश के गुस्से को समझकर त्रिशा बिल्कुल खामोश हो गई। तभी रेयांश को अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी त्रिशा, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज भूल जाओ ये सारी बातें। ये कहकर रेयांश ने गुस्से में आकर कॉल कट कर दी। एक मिनट रेयांश, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रेयांश ने त्रिशा को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। रेयांश को नाराज देखकर त्रिशा को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने फिर से रेयांश का नंबर रीडायल कर दिया। और फिर जैसे ही रेयांश ने कॉल रिसीव की तो उसके कुछ बोलने से पहले ही त्रिशा ने कह दिया, मेरा काम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, तुम कैब भेज देना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो। मैं आ रही हूँ बस। इतना कहकर इस बार त्रिशा ने कॉल कट कर दी। अब सोचने की बारी रेयांश की आ गई थी। मोबाइल की खाली स्क्रीन को देखकर उसने अपने आप से कहा, मुझे त्रिशा के ऊपर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर इसमें मेरी भी क्या गलती थी। मैं तो सिर्फ अपनी होने वाली वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वैसे रेयांश को बुरा तो लग रहा था, फिर भी त्रिशा के आने पर उसे काफी खुशी हो रही थी क्योंकि आज उसने त्रिशा के लिए स्पेशल एक रोमांटिक ब्रेकफास्ट डेट प्लान की थी। आई होप कि त्रिशा को मेरा आइडिया पसंद आएगा। रेयांश ने खुद से ये बात की और फिर तैयार होने के लिए चला गया। आज की डेट के लिए वो बेहद खास अंदाज में तैयार हो रहा था। ब्लैक सूट के साथ व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक नेकटाई और कलाई में चमचमाती महंगी वाली विदेशी घड़ी। उसके बाद कपड़ों पर परफ्यूम लगाकर अपने आप को उसने लास्ट फिनिशिंग टच दिया और फिर त्रिशा के लिए जल्दी से कैब बुक कर दी। अब बस उसे त्रिशा के आने का इंतजार था, इसलिए उसकी नजरें होटल के गेट पर टिकी हुई थी। कुछ देर की एक्साइटमेंट के बाद उसे कैब वापस लौटती हुई नजर आने लगी। फिर जैसे ही कैब का डोर ओपन करके त्रिशा बाहर आई तो रेयांश उसे देखता ही रह गया। ओह माय गॉड, फाइनली त्रिशा हैज कम। मैं फटाफट से एक बार खुद को शीशे में देख लेता हूँ। आज मुझे किसी भी हालत में उससे कम नहीं लगना चाहिए। आखिर आज ये हमारी पहली डेट जो होने वाली है। इसके बाद रेयांश ने अपने आप को ऊपर से नीचे तक चेक किया। इस वक्त रेयांश का दिल किसी 16-17 साल के टीनेजर की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। नर्वसनेस की वजह से वो कभी मुस्कुराता, कभी सीरियस होकर खुद को देखने लगता, कभी एसी के ऑन होने के बावजूद माथे पर छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछने लगता। कंट्रोल रेयांश, कंट्रोल। इसी तरह से खुद को समझाकर त्रिशा का वेलकम करने के लिए रेयांश डोर के पास जाकर खड़ा हो गया। और फिर जैसे ही त्रिशा ने डोर को नॉक किया तो उसने झट से डोर ओपन कर दिया। पर डोर ओपन करते ही वेलकम माय, लेकिन दरवाजा खोलते ही रेयांश को अपने बाकी के वर्ड्स को मुंह में ही रखना पड़ा क्योंकि त्रिशा के ठीक पीछे आनंद और आदि भी खड़े हुए थे। रेयांश समझ ही नहीं पा रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करता। तभी आदि उसे जोर से पुकारता हुआ उसके गले आकर लग गया, बिग एंजल। उन दोनों को त्रिशा के साथ देखकर रेयांश को जैसे 880 वोल्ट का झटका लगा था। रेयांश आंखें फाड़कर आश्चर्य के साथ त्रिशा की तरफ देखता जा रहा था क्योंकि उसे तो त्रिशा के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना था और इसी वजह से त्रिशा रेयांश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी आनंद ने उनके बीच की इस अनकंफर्टेबल खामोशी को तोड़ते हुए कहा, हाउ आर यू रेयांश? आई एम गुड, हाउ आर यू?
रियांश ने आनंद को जवाब तो दे दिया था, लेकिन अभी भी वो त्रिशा को ही घूर रहा था। इसलिए एक बार फिर से आनंद ने रियांश का ध्यान बटाने की कोशिश की। मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रोक पाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज तुम लोग अंदर आओ। ये कहकर रियांश ने आदि को गोद में उठा लिया। आ जाओ लिटिल एंजल, डिड यू मिस मी? त्रिशा और आनंद को अंदर आने की जगह देते हुए रियांश ने आदि से पूछा। यस बिग एंजल, आई मिस्ड यू सो मच। आदि ने रियांश के गालों पर प्यार से किस करते हुए कहा। तब रियांश ने आनंद और त्रिशा को देखकर काउच की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज हैव अ सीट। ये कहकर रियांश खुद जाकर आनंद के बगल में बैठ गया और दूसरी तरफ आदि आ गया था। त्रिशा ने अभी तक कुछ नहीं बोला था, तभी उसने कहा, रियांश, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकती हूँ? सिर्फ इन कुछ शब्दों को कहने के लिए त्रिशा को अपनी सारी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। श्योर। इस जवाब के साथ ही रियांश उठकर खड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों बालकनी में चले गए। वहां पहुंचकर जैसे ही त्रिशा ने डेकोरेटेड ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ देखा तो उसे बहुत गिल्ट फीलिंग होने लगी। अपनी नजरों को झुकाते हुए वो रियांश से माफी मांगने लगी। आई एम सॉरी रियांश, मुझे उन दोनों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन आदि ने मुझे अकेले घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वो आनंद के साथ यहाँ आने की जिद पर अड़ गया था, इसलिए मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। त्रिशा की बात सुनकर रियांश ने उससे कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। पर त्रिशा को रियांश की नाराजगी समझ आने लगी थी, इसलिए वो बार बार रियांश से माफी मांग रही थी। आई एम रियली सॉरी रियांश। त्रिशा के उदास चेहरे को देखकर आखिर में रियांश से रहा नहीं गया और कुछ देर सोचकर उसने त्रिशा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, इट्स ऑल राइट, मैं समझ सकता हूँ। त्रिशा ने मुस्कुराते हुए रियांश को हक करने की कोशिश की, पर रियांश ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। त्रिशा ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर रियांश को हक करने की कोशिश की, लेकिन रियांश ने उसे वहीं पर रोक दिया। आई थिंक वी शुड गो इन, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और ये कहकर वो सीधा अंदर चला गया, जबकि त्रिशा बाहर ही कंफ्यूज खड़ी हुई थी। क्या रियांश अभी भी मुझसे नाराज है? शायद उसने मुझे अब तक दिल से माफ नहीं किया। ये सोचते हुए त्रिशा ने एक नजर ब्रेकफास्ट टेबल पर डाली और फिर से उदास होकर कमरे में चली गई। अभी दोनों वहां जाकर बैठे ही थे, तभी अचानक आनंद ने उनसे सवाल किया, तो तुम दोनों ने कब की डेट फिक्स की है? डेट? कैसी डेट? रियांश को आनंद की बात समझ नहीं आई थी। अरे जब तुमने त्रिशा को प्रपोज कर ही दिया है तो फिर शादी की डेट भी तो फिक्स करनी पड़ेगी। मैं उसी डेट के बारे में बात कर रहा हूँ। आनंद की बात सुनकर रियांश को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। रियांश ने त्रिशा को प्रपोज तो कर दिया था, लेकिन क्या वो तैयार था इतना बड़ा कदम उठाने के लिए? इस सवाल का जवाब शायद रियांश का दिल भी नहीं दे पा रहा था। रियांश ने सोचा भी नहीं था कि ये बात इस तरह से उसके सामने आएगी, इसलिए आनंद के सवाल का जवाब देने में उसे कुछ हेजिटेशन होने लगी थी। अभी तो हमने अभी तक। तभी त्रिशा ने रियांश को बीच में टोकते हुए जल्दी से बोल दिया, वेरी सून। रियली? आनंद ने एक्साइटमेंट में कहा। तब तो अच्छा यही होगा कि अब हम ज्यादा देर ना करें। वैसे भी आज तो हम सब फ्री हैं ही, तो फिर हम लोग चलकर त्रिशा की शादी के लिए ड्रेसेस की शॉपिंग क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर रियांश अभी कुछ बोलने ही वाला था, तभी त्रिशा खुशी से बीच में ही चिल्ला पड़ी, वाओ दैट साउंड्स अमेजिंग। फिर उसने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या कहते हो रियांश? आई थिंक ये काफी वंडरफुल आइडिया है। रियांश ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ त्रिशा की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना सर हिला दिया, पर उसका मन कुछ और ही सोच रहा था। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। रियांश का मूड देखकर त्रिशा को कुछ सही ना होने का अंदेशा हो गया था। कोई बात तो जरूर है जिसने रियांश को इतना परेशान कर दिया है। हो ना हो ये हमारी शादी से ही जुड़ा हुआ है, पर इस तरह से सबके बीच में उससे कुछ नहीं पूछ सकती। इसके लिए मुझे रियांश से अकेले में बात करनी पड़ेगी। लेकिन आनंद ने त्रिशा और रियांश को अकेले में बात करने का मौका ही नहीं दिया और उसने आदि का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो चलो शॉपिंग के लिए निकला जाए। आदि जो इतनी देर से अपने आप में ही मस्त होकर खेल रहा था, अचानक से जब उसने कहीं जाने की बात सुनी तो पूछने लगा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तुम्हारी त्रिशु के लिए ड्रेसेस खरीदने जा रहे हैं। आदि के सवाल का जवाब आनंद ने दिया था। लेकिन क्यों? त्रिशु के लिए ड्रेसेस खरीदने की क्या जरूरत है?
उसके पास तो इतनी सारी ड्रेसेस हैं, और वैसे भी अगर उसे ड्रेसेस खरीदनी होगी तो वो अकेले जाकर भी खरीद सकती है, उसमें हम सबको जाने की क्या जरूरत है। आदि ने बेहद मासूमियत के साथ उन तीनों को देखते हुए ढेर सारे सवाल कर दिए थे। उसकी बातें सुनकर सारे लोग एक साथ हंसने लगे। तब आनंद ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है आदि, लेकिन ये ड्रेसेस काफी स्पेशल होंगी। तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है बुद्धू। शादी? लेकिन किसके साथ? त्रिशु की शादी की बात सुनकर छोटे से आदि की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। इसके बाद आदि ने त्रिशा के हाथों को पकड़ते हुए सवाल किया, तुम मेरी परमिशन के बिना शादी कैसे कर सकती हो त्रिशु? छोटे से बच्चे का नाराजगी वाला टेम्पर देखकर सब मुस्कुराने लगे थे। अब त्रिशा ने अपने घुटनों के बल बैठकर आदि से कहा, ओह माय लिटिल ब्रदर, मैं तुम्हारी परमिशन लेना कैसे भूल गई। आई एम सो सॉरी। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम किसके साथ शादी करने जा रही हो? आदि ने त्रिशा के ऊपर अपना हुक्म चलाते हुए हाथों को फोल्ड करके उससे पूछा। तब त्रिशा ने अपनी उंगली का इशारा रेयांश की तरफ कर दिया। ये देखकर आदि ने उछलते हुए त्रिशा को गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें शादी के लिए परमिशन देता हूँ। तुम बिग एंजल से शादी कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर जाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे बिग एंजल के साथ शादी करने वाली हूँ। त्रिशा ने अपने नन्हे बॉस को गोद में उठाकर उसे किस करते हुए कहा, ये हुई ना बात, तो फिर चलें अब? आदि के हाँ में सर हिलाते ही सबसे पहले आनंद बाहर निकल गया। त्रिशा भी उसके पीछे पीछे जा ही रही थी। तभी रेयांश ने त्रिशा को आवाज लगाई, त्रिशा। त्रिशा ने पीछे पलटकर रेयांश को देखते हुए कहा, हाँ बोलो। रेयांश कुछ कहना तो चाह रहा था पर उससे बोला ही नहीं गया। तब त्रिशा ने एक बार फिर उससे पूछा, क्या हुआ रेयांश, कहो ना। मुझे लगता है हमें निकलने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अब रेयांश वो बातें करने लगा जिसके बारे में उसने प्लान ही नहीं किया था। ये सुनकर त्रिशा को कुछ अजीब लगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बाहर भी किया जा सकता था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी सामने आनंद और आदि दोनों थे। इसलिए उसका कुछ भी बोलना रेयांश को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर सकता था। इसलिए उसने चुपचाप रेयांश की बात मान ली। ठीक है। रेयांश ने अपनी ब्रेकफास्ट डेट के लिए आज खास तौर पर सब कुछ त्रिशा की पसंद का ही ऑर्डर किया था, इसलिए ब्रेकफास्ट की टेबल पर भी वही नजर आ रहा था। पर वो सब अपनी आंखों से देखने के बाद एक बार फिर से त्रिशा को बुरा महसूस हो रहा था। आई एम सॉरी रेयांश, पता नहीं आज के लिए तुमने क्या क्या प्लान करके रखा होगा, पर मेरी वजह से तुम्हारी सारी प्रेपरेशन बेकार चली गई, त्रिशा मन में कहने लगी। दूसरी ओर रेयांश अब त्रिशा की तरफ देख ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो आदि और आनंद के साथ ही बिजी था। ये त्रिशु की शादी बिग एंजल के साथ होगी, फिर तो मैं सारा टाइम बिग एंजल के साथ रहूंगा। आदि की बात सुनकर आनंद मुस्कुरा रहा था, जबकि रेयांश के चेहरे का फीकापन उससे छुपाया नहीं जा रहा था। इसके बावजूद उसने किसी से कुछ नहीं कहा और थोड़ी ही देर के बाद ब्रेकफास्ट फिनिश करके वो लोग होटल से बाहर चले गए। लेकिन हाँ, रेयांश अब काफी खामोश नजर आ रहा था। जैसे ही वो लोग मार्केट में पहुंचे तो वहां जाकर त्रिशा की आंखें खुशी के मारे भीगने लगी थी। सबसे पहले नजरों को बचाते हुए उसने अपने मन में कहा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में भी ये दिन आ पाएगा, मैं भी किसी की दुल्हन बन पाऊंगी। थैंक यू सो मच रेयांश, मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। उसके बाद रेयांश, त्रिशा, आदि और आनंद चारों एक ब्राइडल शोरूम में पहुंच गए। भले ही आदि खुशी के मारे उछल कूद रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो त्रिशा के मन में हो रही थी। इसलिए आज वो अपनी शादी के लिए खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेसेस सेलेक्ट करना चाहती थी। रेयांश अभी तक शांत ही था, लेकिन फिर जैसे ही त्रिशा एक ड्रेस का ट्रायल लेकर ट्रायल रूम से बाहर आई तो सुर्ख लाल रंग के उस खूबसूरत जोड़े में त्रिशा किसी जन्नत की परी की तरह लग रही थी। उन तीनों की तरफ देखकर त्रिशा ने उनसे पूछा, तो बताओ तुम लोग कैसी लग रही हूं मैं? सबसे पहले आनंद ने खड़े होकर त्रिशा को ध्यान से देखते हुए अपना बेहद छोटा सा रिएक्शन दे दिया। उसके इतना रूखी सूखी तरह से रिएक्ट करने की वजह से त्रिशा ने एकटक होकर उसे देखते हुए पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? आनंद ने सोचते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है ये ड्रेस बहुत ही ऑर्डिनरी है,
तुम क्या कहते हो रियांश? पता नहीं क्यों लेकिन रियांश आनंद के इस अचानक पूछे गए सवाल से थोड़ा हड़बड़ा गया और फिर उसने झिझकते हुए आनंद की हाँ में हाँ मिला दी। अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, तो फिर मैं जाकर दूसरी ड्रेस ट्राई कर लेती हूँ। इतना कहकर त्रिशा ने रियांश की तरफ मुस्कुराकर देखा। वो अभी भी रियांश के चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रियांश खुश था या अपसेट। इसके बाद त्रिशा दूसरी ड्रेस पहनकर आ गई थी, पर इस बार उसकी नजरें रियांश के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि अब उसे सबसे ज्यादा रियांश के रिएक्शन का इंतजार था। पर स्ट्रेंजली इस बार रियांश ने एक बार भी नजर उठाकर त्रिशा की तरफ देखा तक नहीं और अपने मोबाइल फोन के साथ ही लगा हुआ था। ये देखकर त्रिशा उदास हो गई। शायद रियांश को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आखिर इसे हो क्या गया है? क्या ये अभी भी उसी बात को लेकर नाराज है कि मैं हमारी डेट पर आदि और आनंद को लेकर क्यों पहुंची? त्रिशा के दिमाग में एक साथ कई सारे सवाल चलने लगे थे। वो रियांश से कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी वो खुद ही उठकर खड़ा हो गया। मुझे अभी तुरंत वापस लौटना होगा त्रिशा। इतनी देर में पहली बार उसने त्रिशा की ओर देखा था, लेकिन अफसोस की बात थी कि अब भी उसकी नजर त्रिशा की पहनी हुई वेडिंग ड्रेस पर नहीं गई थी। पर रियांश की बात सुनकर त्रिशा ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? लेकिन हम तो। पर त्रिशा के अपनी बात पूरी करने से पहले ही रियांश चलते हुए उसके पास आ गया और अपने हाथों में उसके हाथ को लेकर कहा, आई एम सॉरी, मेरी वो मीटिंग जो कल होने वाली थी उसका शेड्यूल आज के लिए चेंज कर दिया गया है। अब मुझे जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना होगा। अगर तुम चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा? त्रिशा ने सवाल किया। तुम लोग शॉपिंग के बाद वापस आ जाना, मैं तुम्हारा होटल में इंतजार करूंगा। ये कहकर रियांश ने त्रिशा को अपनी बाहों में भर लिया। ओके। ऐसे में त्रिशा रियांश की बातों पर हामी भरने से ज्यादा और कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। रियांश ने त्रिशा के माथे पर एक किस किया और आदि के पास जाकर उससे कहने लगा, लिटिल एंजल, तुम अपनी त्रिशु के लिए ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल ड्रेसेस खरीदने में उसकी हेल्प करना। मैं तुम्हें आज का इंचार्ज बनाकर जा रहा हूँ। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो बिग एंजल, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करूंगा। आदि ने रियांश के गले में बाहें डालते हुए बड़े लाड़ के साथ उससे कहा। आदि की बात सुनकर रियांश ने उसके माथे पर भी एक किस किया और फिर तीनों को गुड बाय करके वहां से चला गया। रियांश के जाने पर त्रिशा ने गहरी सांस ली और आनंद के बगल में बैठ गई। उसे अपसेट देखकर आनंद ने पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? रियांश का मूड देखा तुमने? ऐसा लगता है जैसे वो शादी नहीं करना चाहता। इस बात को कहते वक्त त्रिशा की आवाज में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि वो खुद ही रियांश को समझ नहीं पा रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर रियांश को तुमसे शादी नहीं करनी होती तो फिर वो तुम्हें प्रपोज ही क्यों करता? अपनी तरफ से आनंद ने त्रिशा को तसल्ली देने की भरपूर कोशिश की थी। आई डोंट नो बट ही इज नॉट लुकिंग गुड। त्रिशा का जवाब सुनकर आनंद ने त्रिशा के दोनों गालों को अपनी हथेलियों के बीच रखकर कहा, फिजूल की बातें मत सोचो। रियांश मीटिंग अटेंड करने के लिए गया है और इसी काम से तो वो यहाँ आया भी है। लेकिन अब तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ जाकर अपने लिए ड्रेसेस सेलेक्ट कर लो। तभी आदि भी उन बातों में शामिल हो गया। यस, कब लोगी तुम अपनी ड्रेस? तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारी आज की शॉपिंग के लिए बिग एंजल ने मुझे इंचार्ज बनाया है और मैं अपने बिग एंजल को अपसेट नहीं करना चाहता। आदि ने जिद करके त्रिशा को उठाते हुए कहा। अब त्रिशा को आदि के आगे हार माननी ही पड़ी थी। ओके फाइन, जाती हूँ बाबा, जाती हूँ, बिग एंजल के चमचे, कहकर वो एक बार फिर से ट्रायल रूम की तरफ चली गई और उसने वहां खड़ी स्टाफ मेंबर से पूछा, क्या मुझे कोई दूसरी ड्रेस मिल सकती है? उन दोनों को इसमें से कोई भी पसंद नहीं आई। श्योर मैम। ये कहकर स्टाफ मेंबर त्रिशा के लिए दूसरी ड्रेस लेकर आ गई। लेकिन जैसे ही त्रिशा उस ड्रेस को पहनकर बाहर आई तो वहां सिर्फ आदि को मौजूद देखकर हैरान रह गई। आनंद कहाँ गया? उसने तुरंत आदि से पूछा। वॉशरूम। इस छोटे से जवाब के बाद आदि ने त्रिशा को ऑर्डर देते हुए कहा,
एक बार ठीक से मुझे चारों तरफ घूम कर दिखाओ, मैं इस ड्रेस को ध्यान से देखना चाहता हूँ। त्रिशा ने आदि के कहे मुताबिक उसे ड्रेस दिखा दी थी, पर अब जबकि इंचार्ज आदि था तो वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। इसलिए एक के बाद एक करके 9 से 10 ड्रेसेस का ट्रायल हो गया, पर आदि ने किसी के लिए भी हाँ नहीं की थी। इसके बाद थक हार कर त्रिशा जैसे ही एक और ड्रेस पहनकर आई तो उसे देखते ही आदि खुशी से उछल गया। यस त्रिशु, ये ड्रेस फाइनल है, तुम इसे ले लो। थैंक गॉड। अब तक त्रिशा इतनी बुरी तरह से थक चुकी थी कि अगर आदि इस ड्रेस के लिए हाँ नहीं करता तो वो बिना कुछ लिए ही वॉशरूम से चली जाती। इसलिए भले ही उससे मुस्कुराया नहीं जा रहा था, पर फिर भी वो बहुत खुश थी। उसने तुरंत काउंटर पर जाकर ड्रेस के लिए पेमेंट भी कर दी। थैंक यू। और इसके बाद जैसे ही त्रिशा शोरूम से निकलकर गेट पर पहुंची तो वहां आनंद और आदि दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं था। त्रिशा हैरान परेशान होकर चारों तरफ देखने लगी थी। अब ये दोनों अचानक से कहाँ गायब हो गए? अपने आप से पूछते हुए त्रिशा ने मोबाइल निकाला और आनंद का नंबर डायल करने लगी। और जैसे ही आनंद ने उसकी कॉल पिक की तो त्रिशा बोलने लगी, कहाँ हो? लेकिन त्रिशा की अपनी बात पूरी करने से पहले ही आनंद ने उसे टोका। मैं अभी बस तुम्हें कॉल करने ही जा रहा था त्रिशा। एक्चुअली मैं और आदि थोड़ी देर के लिए लाइट हाउस आए हुए हैं। प्लीज क्या तुम अकेले होटल जा सकती हो? हम भी थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाएंगे। आनंद की बात सुनकर त्रिशा शॉक रह गई। व्हाट? लेकिन तुम दोनों ऐसे मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? त्रिशा को अब आनंद के ऊपर गुस्सा आने लगा था। आनंद ने कहा, आई एम सॉरी त्रिशा, एक्चुअली कुछ इमरजेंसी आ गई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएंगे। अब एक काम करो, एक कैब लो और चली जाओ। आनंद ने त्रिशा को इंस्ट्रक्शन दिया और तुरंत कॉल कट कर दी। बट त्रिशा ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, पर कॉल तो पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। उसने गुस्से से चारों तरफ देखा और पैर पटकते हुए कहा, मुझे इन लोगों की ये बकवास समझ नहीं आ रही है। फिर उसने कैब ली और उसी तरह से बड़बड़ाती हुई होटल जाने लगी। रास्ते में उसने कॉल करके रेयांश को इन्फॉर्म करने का सोचा भी, लेकिन तभी उसे ध्यान आ गया। रेयांश को कॉल करने पर वो मीटिंग में बिजी होने की बात करने लगेगा। बेहतर होगा कि मैं उसे डिस्टर्ब ना ही करूं। फिर कुछ सोचकर त्रिशा ने रेयांश को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, आई एम ऑन माई वे टू होटल। होटल पहुंचने के बाद त्रिशा सीधा रेयांश के प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ जाने लगी, पर वहां पहुंचकर जैसे ही वो डोर के सामने खड़ी हुई तो एक बार फिर से कंफ्यूजन के बीच झूलने लगी। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? क्या रेयांश यहाँ होगा? शायद पहले उसे कॉल करना ही सही रहेगा। नहीं, अगर वो मीटिंग में होगा तो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा। आई थिंक मुझे रेयांश को एक मैसेज करके उसका यहीं लॉबी में इंतजार करना चाहिए। इसके बाद त्रिशा ने एक बार फिर से रेयांश को टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, आई एम एट द होटल, आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द लॉबी एरिया। मैसेज भेजने के बाद जैसे ही त्रिशा पलटकर वहां से जाने लगी, तभी उसके मोबाइल पर रेयांश का मैसेज भी आ गया, तुम मेरे स्वीट में आ सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, डोर लॉक नहीं है। इसके बाद त्रिशा कभी डोर की तरफ देख रही थी तो कभी रेयांश के भेजे मैसेज की तरफ। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ये सब क्या चल रहा है? क्या रेयांश की मीटिंग खत्म हो चुकी है? कंफ्यूज होकर अपनी पलकें झपकाते हुए त्रिशा ने रेयांश के स्वीट के डोर नॉब को घुमाया और फिर दरवाजे को अंदर की तरफ पुश कर दिया। जैसे ही उसने स्वीट में जाने के लिए अपना पहला कदम रखा तो वैसे ही उसके ऊपर रोज पेटल्स की बारिश होना शुरू हो गई। त्रिशा खुशी से बोल पड़ी, ओह वाओ, इट्स ऑसम। कमरे के अंदर कदम रखते ही गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होते देखकर त्रिशा के हाथ से उसका बैग छूट गया। उसने अपना सर ऊपर उठाया और आंखें बंद कर ली। फिर वो अपनी बाहें फैलाए हवा में गोल गोल घूमने लग गई। अपने ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों को बरसते हुए देखकर त्रिशा की खुशी का ठिकाना ना रहा था। त्रिशा खुशी से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ जो सालों बाद अपने पैलेस में वापस लौट कर आई है, क्योंकि ऐसा वेलकम तो किसी प्रिंसेस का ही हो सकता है। कुछ दूरी पर खड़ा रेयांश चुपचाप त्रिशा को देखे जा रहा था। अगले ही पल गुलाब की पंखुड़ियों से भरे फर्श पर चलते हुए वो त्रिशा के करीब आया। त्रिशा घूमते घूमते रुक गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने सामने रेयांश को देखकर
त्रिशा ने फौरन उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए थैंक यू सो मच रियांश। रियांश ने प्यार से त्रिशा के माथे पर किस कर दिया। तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है स्वीटहार्ट, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो एंड यू डिजर्व द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सब पसंद आया होगा। त्रिशा ने रियांश की आंखों में देखा और मुस्कुराने लगी। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा रियांश। रियांश ने त्रिशा की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आई लव यू रियांश। त्रिशा को बाहों में लेकर रियांश गोल गोल घूमने लगा। गुलाब की पंखुड़ियां एक बार फिर से उन दोनों पर बरसने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। थोड़ी देर बाद रियांश ने त्रिशा को नीचे उतारा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे बड़े प्यार से किस किया। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, भूख तो जोर की लगी है। आदि की वजह से मुझे पूरे 10 बार चेंज करना पड़ा और फिर वो मुझे बिना बताए आनंद अंकल के साथ कहीं चला गया। That was so rude of them. By the way, क्या वो दोनों यहाँ हैं? त्रिशा की नजरें स्वीट में इधर उधर घूमने लगी, लेकिन वो त्रिशा को कहीं नजर नहीं आए। उसने देखा कि रियांश ने पूरे स्वीट को लाल और सफेद रंग के बलून से सजा रखा था। साथ ही स्वीट के फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछा रखी थी। स्वीट की पूरी सजावट काफी रोमांटिक लग रही थी, पर त्रिशा के मुंह से आदि का जिक्र सुनते ही रियांश ने अपनी बोहें चढ़ा ली। आज हमारी डेट है त्रिशा, क्या तुम चाहती हो कि वो लोग हमारी डेट के बीच कबाब में हड्डी बनकर आ जाएं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अब वो सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैंने हमारे लिए बढ़िया सा लंच डेट ऑर्गेनाइज किया है। रियांश त्रिशा का हाथ पकड़कर उसे बालकनी की तरफ ले गया। त्रिशा अपने अगले सरप्राइज के लिए खुद को प्रिपेयर करते हुए रियांश के साथ चल पड़ी। रियांश ने बालकनी को भी फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा रखा था। उनका लंच पहले से ही टेबल पर सर्व हो चुका था। रियांश ने एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह त्रिशा के लिए कुर्सी खींची और उसे आराम से कुर्सी पर बैठाया। थैंक यू रियांश। रियांश उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया और उसने अपनी टाई लूज की। तो बताओ त्रिशा, तुम्हें हमारी डेट कैसी लगी? इट्स सो लवली। मैं चाहता हूँ कि हमारी पहली डेट हम दोनों के लिए यादगार बन जाए। त्रिशा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ रियांश के हाथ पर रख दिया। मैं हमारी इस पहली डेट को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मेरे लिए इससे यादगार लम्हा कोई और हो ही नहीं सकता। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। रियांश ने त्रिशा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे धीरे से सहलाने लगा। अब छोड़ो ना वो सब, आज हम बीती बातों के बारे में बात नहीं करेंगे। त्रिशा ने हामी भरी और वो दोनों लंच करने लगे। लंच करने के बाद त्रिशा ने बड़े प्यार से रियांश की आंखों में देखा। मैंने अपने लिए शादी का जोड़ा ले लिया है, क्या तुम देखना चाहोगे? उसकी ये बात सुनते ही रियांश खाते खाते रुक गया। उसने अपना स्पून वापस प्लेट पर रख दिया और धीरे से एक टिश्यू पेपर उठाकर अपना मुंह साफ कर लिया। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? ये सुनते ही त्रिशा का दिल बड़े जोर से धड़कने लगा। कि क्या मतलब? तो तुम आखिर कहना क्या चाहते हो रियांश? मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी शादी करने का डिसीजन ले लिया है। ये सुनते ही त्रिशा की आंखें हैरानी के मारे फैल गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो फिर तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? मुझे गलत मत समझना त्रिशा। देखो, बात दरअसल ये कि हमारा रिलेशनशिप अभी अभी तो शुरू हुआ है। ऐसे में क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? हमें पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करनी चाहिए। रियांश की ये बात सुनते ही त्रिशा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। और जब तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, तब तुम मुझे डंप कर दोगे, है ना? त्रिशा ने गुस्से में आकर एक टिश्यू पेपर उठाया और उससे अपने होठों को साफ किया। What? ऐसा मैंने कब कहा? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। त्रिशा ने रियांश को गुस्से से घूरते हुए देखा। तो तुम अपनी शादी को पोस्टपोन करके मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एम आई राइट? हाँ, हम अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं और शादी कुछ वक्त बाद करेंगे। त्रिशा ने टिश्यू पेपर को वापस टेबल पर फेंक दिया और अपनी बाहें समेट ली। कुछ वक्त मतलब? तुम्हें एग्जैक्टली कितना वक्त चाहिए रियांश? रियांश अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और त्रिशा के पास आ गया। तुम मुझे गलत समझ रही हो त्रिशा। नो, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तुम चाहते क्या हो। तुम मुझ पर अपना हक जताना चाहते हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो।
इतना कहकर त्रिशा ने रेयांश से नजरें फेर ली। What? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अब मेरी समझ में आया कि तुम आज सुबह इतने गुस्से में क्यों थे। तुम इसलिए परेशान थे क्योंकि आदि के रहते तुम मेरे साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे। तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करके ये देखना चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट होता है या नहीं। अगर वर्कआउट नहीं होता है तो तुम हम दोनों को छोड़कर चले जाओगे और किसी और का हाथ थाम लोगे। यही प्लान है ना तुम्हारा? त्रिशा को शांत करने के लिए रेयांश ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो त्रिशा। आदि का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी आदि से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम करती हो। मैं जो भी कर रहा हूँ हम सबके भले के लिए कर रहा हूँ। Oh really? मुझे तो इसमें हमारी कोई भलाई नजर नहीं आ रही। कम ऑन त्रिशा, मेरा विश्वास करो। मैं जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहता। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हम दोनों कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आगे हम एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी में आदि की भी भलाई है। जरा सोच कर देखो, अगर हमने जल्दबाजी में शादी कर ली और एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाए तो हमें अलग होना पड़ेगा। हमारे डिवोर्स लेने से आदि को कितनी तकलीफ होगी। I just can't believe this। तुम शादी के बंधन में बंधने से पहले डिवोर्स की बात कैसे सोच सकते हो? क्या तुम सच में वही इंसान हो जिसने मुझे बीच पर रिंग देकर प्रपोज किया था? नहीं, तुम वो नहीं हो सकते। इस पर रेयांश ने त्रिशा के गालों को पिंच किया। उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें अपना बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचा और तब मैंने ये रियलाइज किया कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए और उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि वो कभी ना टूटे। ये सुनते ही त्रिशा तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उसने रेयांश का हाथ अपने कंधे से झटक दिया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद उसे अचानक से कुछ आया और वो पलटकर वापस रेयांश के पास चल पड़ी। मैं अपनी शादी का जोड़ा वापस कर रही हूँ। त्रिशा पलटकर रेयांश के पास वापस तो चली आई, लेकिन उससे नजरें फेर कर खड़ी हो गई। फिर त्रिशा ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। आगे से तुम जो भी फैसला करो उसके बारे में मुझे भी बता दिया करो, वरना मैं यूं ही सपने देखने लगूंगी और फिर जब वो सपने टूटेंगे तो उनके साथ साथ मेरा दिल भी टूट जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। त्रिशा, मैं इससे पहले कि रेयांश कुछ कह पाता, त्रिशा ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसे रोक दिया। मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम ये रूम साफ करवा लो। ये बहुत मैसी लग रहा है। तुम ऐसी जगह कैसे सो पाओगे जहां इतनी गंदगी भरी हो? तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। ये कहकर वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। उसने किसी तरह अपने आंसुओं को बहने से रोका और अपना बैग उठाकर स्वीट से बाहर निकल गई। उसने जैसे ही बाहर कॉरिडोर में कदम रखा वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर कुछ पल बाद उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गई। वो जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंची, रेयांश ने उसे पीछे से आवाज दी, त्रिशा रुक जाओ प्लीज। लेकिन त्रिशा ने रुकने के बजाय अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी। जैसे ही त्रिशा ने लिफ्ट के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि रेयांश उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। उसने फौरन लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया ताकि लिफ्ट के दरवाजे जल्दी से बंद हो जाएं। उस वक्त त्रिशा की आंखें रेयांश पर ही टिकी हुई थी। रेयांश के पहुंचने से पहले ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, त्रिशा फौरन लिफ्ट से बाहर निकली और होटल के एंट्रेंस की तरफ चल पड़ी। उसने एक बार के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तुरंत होटल के बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर निकल गई। तब तक रेयांश भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। त्रिशा प्लीज स्टॉप। लेकिन इससे पहले कि रेयांश उस तक पहुंच पाता, त्रिशा बहुत दूर जा चुकी थी। रेयांश ने गुस्से में आकर अपना हाथ एक पेड़ पर दे मारा और फिर अगले ही पल रेयांश ने जेब से अपना फोन निकाला और त्रिशा के लिए एक मैसेज टाइप किया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रेयांश थोड़ी देर तक इधर उधर चहलकदमी करते हुए त्रिशा के रिप्लाई का वेट करने लगा, लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी त्रिशा का कोई मैसेज नहीं आया।
मुझे अभी के अभी जाकर त्रिशा से मिलना होगा। वो अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने से आते आनंद और आदि पर पड़ी। तुम्हारी डेट कैसी रही रेयांश? आनंद ने पूछा। रेयांश ने आनंद की आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। सब कुछ खत्म हो गया। What? लेकिन हुआ कैसे? वो त्रिशा। रेयांश बोलते बोलते अचानक रुक गया, लेकिन अगले ही पल एक गहरी सांस लेकर उसने आगे कहना शुरू किया। मैंने तो बस उसे इतना ही कहा था कि हमें शादी करने से पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके। आनंद ने हमदर्दी जताते हुए रेयांश के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी त्रिशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसे डर लग रहा होगा कि कहीं तुम उसे डिच ना कर दो। तुम तो जानते ही हो ना कि उसका पास्ट कितना बुरा था। तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे त्रिशा को बुरा लगे। तुम्हें उसे बहुत केयरफुल होकर डील करना होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इसलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला किया था। ये सुनकर आनंद एक्साइटमेंट के मारे अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ने लगा। वाह, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तुमने, आनंद ने खुशी से कहा। तभी रेयांश की नजर आदि पर पड़ी, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। आदि को उदास देखकर रेयांश को उसकी चिंता होने लगी। तुम्हें क्या हो गया चैंप? आदि ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मुंह लटकाए खड़ा रहा। रेयांश की नजरें आनंद की तरफ घूम गई और उसने अपनी बोहें चढ़ा ली। आनंद समझ गया कि वो आदि की उदासी का रीजन जानना चाहता था। आनंद धीरे से रेयांश के करीब आया और उसके कान में फुसफुसाने लगा। मैं उसे मेले में घुमाने नहीं ले गया, इसलिए वो मुझसे बहुत नाराज है। ये सुनते ही रेयांश ने बोहें सिकोड़ते हुए आनंद को देखा। मेला? हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो इसने रास्ते में एक मेला देखा और फिर जिद करने लगा कि मैं वहीं टैक्सी रुकवा दूं और उसे मेला घुमाने ले जाऊं, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी, इसलिए ये मुझसे रूठा हुआ है। रेयांश अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, कभी कभी इन दोनों भाई बहनों को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है। आनंद ने चुलबुले अंदाज में कहा, हाँ वो तो है, मुझे तो तुम पर बड़ा तरस आ रहा है। पता नहीं शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। रेयांश ने चिढ़ते हुए कहा, प्लीज मुझे डराओ मत। फिर रेयांश घुटनों के बल आदि के सामने बैठ और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। तुम मेला देखना चाहते हो ना चैंप? आदि ने सर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। लेकिन आनंद ने हैरान होकर कहा। हालांकि आनंद कुछ कहना चाहता था, लेकिन रेयांश ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे इशारे से चुप रहने को कहा। फिर अगले ही पल रेयांश की नजरें वापस आदि की तरफ लौट आई और उसने आदि के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? आदि ने फौरन अपनी बाहें रेयांश के गले में डाल दी। हाँ, लेकिन त्रिशु कहाँ है? क्या वो हमारे साथ नहीं आएगी? रेयांश ने खड़े होते हुए आदि को अपनी गोद में उठा लिया। डोंट वरी चैंप, वो भी हमारे साथ जरूर आएगी। इतना कहकर रेयांश आदि और आनंद को साथ लेकर पार्किंग लॉट की तरफ चल पड़ा। मेले में पहुंचते ही रेयांश ने फेरिस व्हील की तरफ इशारा करते हुए आदि से कहा, हम मेले के अंदर तभी जाएंगे जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम फेरिस व्हील पर बैठने की जिद नहीं करोगे। आदि ने एक नजर रेयांश को देखा और फिर फेरिस व्हील को देखते हुए मन ही मन सोच में पड़ गया। मुझे फेरिस व्हील पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं? अगर मैंने रेयांश की बात नहीं मानी तो वो मुझे मेले के अंदर नहीं ले जाएगा। आदि ने किसी तरह खुद को समझा लिया और हामी भर दी। ठीक है बडी। कार से बाहर निकलते ही आदि ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। त्रिशु कहाँ है? वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आई? क्या वो नहीं आएगी? कहीं वो चली तो नहीं गई? तुम चिंता मत करो चैंप, वो अभी आ जाएगी। मैं उसे कॉल करके यहाँ बुला लेता हूँ। इतना कहकर रेयांश ने अपना मोबाइल निकाला और त्रिशा को कॉल लगाया। फिर वो फोन को कान से लगाकर त्रिशा के कॉल पिक करने का इंतजार करने लगा, लेकिन त्रिशा ने उसका कॉल नहीं लिया। तब रेयांश ने बड़ी लाचारी से आनंद की तरफ देखा। तुम उसे कॉल करो ना प्लीज, वो मेरा कॉल नहीं ले रही है। आनंद ने फौरन हामी भरी और अपना फोन निकालकर त्रिशा को कॉल किया, लेकिन त्रिशा ने उसकी कॉल का भी जवाब नहीं दिया। वो कॉल पिक नहीं कर रही है। ये देखकर रेयांश का चेहरा उतर गया। मेरे ख्याल से हम में से किसी एक को उसके पास जाना चाहिए और उसे यहाँ लेकर आना चाहिए, रेयांश ने परेशान होकर कहा। आनंद ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे लेने जाना चाहिए। और आदि, इसका क्या होगा? आनंद ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम दोनों के बीच अनबन चल रही है ना,
इसलिए तुम जल्दी से जाओ और उसे मना लो। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपसी बातचीत से सॉल्व नहीं की जा सकती। आर यू श्योर? क्योंकि हो सकता है कि आदि। इससे पहले कि रेयांश अपनी बात पूरी कर पाता, आदि ने उसका हाथ पकड़कर करीब खींच लिया। रेयांश ने तुरंत झुककर आदि की तरफ देखा। मैं बिल्कुल भी शरारत नहीं करूंगा बडी, मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा। तुम जाओ और त्रिशु को यहाँ ले आओ। रेयांश खुशी से बोला, मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगी। त्रिशा को बीच पर अकेले बैठे हुए देखकर रेयांश उसके पास आ गया और उसकी बगल में बैठ गया। रेयांश को देखते ही त्रिशा ने फौरन अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस लेकर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। ये देखकर रेयांश ने उसकी तरफ एक चॉकलेट बढ़ा दी। ये लो, इससे तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। थैंक्स। इसके आगे त्रिशा ने कुछ नहीं कहा और रेयांश से नजरें फेरकर चुपचाप बैठी रही। You're welcome। ये कहकर रेयांश ने उसे रेड रोजेस का एक बुके दिया। त्रिशा की नम आंखें पल भर के लिए रेयांश की तरफ हो गई और उसने रेयांश से बुके ले लिया। थैंक्स। त्रिशा ने एक बार फिर रेयांश से नजरें फेर ली और डूबते हुए सूरज की तरफ देखने लगी। बीच पर ठंडी हवा चल रही थी। उन दोनों के बीच की खामोशी में सिर्फ लहरों का शोर गूंज रहा था। आई एम सॉरी त्रिशा, मुझे ऐसा नहीं कहना। इससे पहले कि रेयांश अपनी बात पूरी कर पाता, त्रिशा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ओह प्लीज रेयांश, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। नहीं, मुझे अपनी बात कहने का मौका दो त्रिशा। हमें अपने बीच के डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करने ही होंगे। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर हमारे बीच प्रॉब्लम्स हो। मुझे तुम्हारे साथ फाइट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, समझ गई। तुम शादी नहीं करना चाहते। आई कैन अंडरस्टैंड रेयांश। मेरे कहने का वो ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था त्रिशा। खैर, अब वो छोड़ो। कल सुबह हम दोनों मंदिर जाएंगे और शादी कर लेंगे। ये सुनकर त्रिशा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। What? Yes त्रिशा, I mean it। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही त्रिशा तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस मिट्टी के बने हो रेयांश, और शायद मैं तुम्हें कभी समझ भी नहीं पाऊंगी। त्रिशा को जाते हुए देखकर रेयांश भी तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसने त्रिशा की कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। प्लीज रुक जाओ त्रिशा और मेरी बात सुनो। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम जब चाहो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही त्रिशा ने एक झटके से अपनी कलाई को रेयांश के हाथ से छुड़ा लिया। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो जाने को मुड़ी ही थी कि रेयांश ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने अपने होठ को त्रिशा के होठों पर दबाकर उसे बड़े पैशनेटली किस किया। त्रिशा खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी, लेकिन रेयांश ने उसे कसकर पकड़े रखा। वो जितना ज्यादा स्ट्रगल करती, रेयांश उसे उतना ज्यादा कसकर पकड़ लेता। आखिरकार त्रिशा ने हार मान ली और वो भी रेयांश को किस करने लगी। रेयांश ने अपनी बाहें त्रिशा की कमर में डाल दी और त्रिशा रेयांश के बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो दोनों एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से किस करते रहे। कुछ पल बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। रेयांश ने अपने माथे को त्रिशा के माथे पर टिकाया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। प्लीज मुझसे नाराज मत होना त्रिशा। मैं सचमुच तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? ट्राई करके देख लो। त्रिशा रेयांश से थोड़ा दूर हट गई। घूम जाओ। त्रिशा की बात सुनकर रेयांश ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। What? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जस्ट टर्न अराउंड। रेयांश हैरान हो गया और चुपचाप पलट गया। अब अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाओ। ये सब क्या है त्रिशा? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते जाओ। रेयांश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक वो चुपचाप रेत पर बैठ गया। त्रिशा अचानक से उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गई और उसके कान में फुसफुसाने लगी। आप मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले चलो। सारी बात समझते ही रेयांश मुस्कुराया और उसने अपने हाथों से त्रिशा की थाइस को पकड़ लिया। वो त्रिशा को अपनी पीठ पर लेकर उठा ही था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों रेत पर गिर गए। अगले ही पल वो दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। तुम तो मुझे ठीक से उठा भी नहीं पा रहे हो, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हो कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ऐसी कोई बात नहीं है,
वो तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। रेयांश उठा और उसने त्रिशा की बाह पकड़कर उसे भी उठा लिया। फिर उसने त्रिशा को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और रेत पर चलने लगा। अब तो खुश हो ना? इस बार वो बड़ी आसानी से त्रिशा को लेकर बीच पर टहलने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। उनके बीच का सारा मनमुटाव दूर हो चुका था और अब वो दोनों फिर से एक हैप्पी कपल बन चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद रेयांश थक गया और उसने त्रिशा को अपने कंधे से नीचे उतार लिया। अब थोड़ी देर यहाँ बैठकर रेस्ट कर लेते हैं। तब तक शाम ढल चुकी थी और ऊपर आसमान में तारे निकल आए थे। वो दोनों चुपचाप बीच पर बैठे आसमान में टिमटिमाते तारों को देखने लगे। इस बीच रेयांश को ही याद नहीं रहा कि वो त्रिशा को मेले में ले जाने के लिए आया था और वहां पर आनंद और आदि उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। वो अपनी खुशी में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। वो दोनों चांदनी रात में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बीच पर घूम रहे थे। अचानक त्रिशा के मोबाइल फोन की घंटी बजी। त्रिशा ने जैसे ही अपने हैंडबैग से फोन निकाला, रेयांश ने देखा कि उसे आनंद का कॉल आ गया था। फोन की स्क्रीन पर आनंद का नाम पढ़ते ही रेयांश का चेहरा उतर गया। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था। रेयांश को ऐसा कहते हुए सुनकर त्रिशा की नजरें तुरंत उसकी तरफ हो गई। क्या बात है रेयांश, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली मैं तुम्हें उन दोनों के पास ले जाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन फिर मैं... त्रिशा ने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रख ली और इशारे से रेयांश को चुप रहने को कहा। एक सेकंड रेयांश, पहले मैं ये कॉल ले लूं। लेकिन जैसे उसने कॉल पिक करके फोन को अपने कान पर लगाया, उसका खिला हुआ चेहरा एक पल में उतर गया। क्या आप कहना क्या? उसे घबराते हुए देखकर रेयांश बेचैन हो उठा। इज एवरीथिंग ऑल राइट त्रिशा? ठीक है, हम अभी वहां पहुंच जाएंगे। इतना कहकर त्रिशा ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और रेयांश की आंखों में देखा। हमें जाना होगा रेयांश, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अस्पताल के कॉरिडोर में आनंद को बैठे हुए देखकर त्रिशा दौड़ती हुई उसके पास आ गई। हाँ आनंद अंकल। रेयांश भी भागते हुए आनंद के पास आ गया। आनंद ने पल भर के लिए नजरें उठाकर त्रिशा को देखा और फिर अपना सर झुका लिया। त्रिशा से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। त्रिशा ने पहले तो घबराते हुए चारों तरफ देखा और फिर उसकी नजरें वापस आनंद पर जा रुकी। क्या बात है आनंद अंकल? दरअसल त्रिशा आदि को ढूंढ रही थी, जो कि आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आदि कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आनंद ने सामने वाले कमरे की तरफ हाथ से इशारा किया। आदि फेरिस व्हील पर बैठ गया था और इतना कहते ही आनंद का गला भर आया और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। लेकिन उसके कहे बिना ही त्रिशा और रेयांश उसकी बात समझ गए। सदमे में आकर त्रिशा पागलों की तरह जोर जोर से अपना सर झटकने लगी। नहीं, उससे कुछ नहीं हो सकता। वो दौड़ते हुए उस कमरे के अंदर गई जिसकी तरफ आनंद इशारा कर रहा था। आनंद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, त्रिशा उस कमरे के अंदर जा चुकी थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आदि कहाँ है? आनंद अंकल, मुझे उसके पास ले चलिए ना। त्रिशा ने मुड़कर आनंद को देखा और आदि को ढूंढते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। आनंद तुरंत आगे बढ़ा और उसने त्रिशा को रोक लिया। उसकी खामोश आंखें त्रिशा को इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। त्रिशा कुछ कदम पीछे हट गई और उसने हैरान होकर अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। त्रिशा मुड़ी और उसने बेड की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी नजर धुंधला गई। वो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज ही कहीं खो गई है। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज काम डाउन। शॉक के मारे त्रिशा के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। उसने देखा कि आदि की बेजान बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा सफेद चादर से ढका हुआ था। ये देखते ही पल भर में त्रिशा का चेहरा आंसुओं से भीग गया। वो सुन्न सी होकर आदि को देखती रह गई।
उसकी ये हालत देखकर रेयांश ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा, लेकिन त्रिशा ने फौरन उसका हाथ अपने हाथ से झटक कर दूर कर दिया। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया है और तुम कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? त्रिशा का चेहरा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से लाल हो गया था। उसे गुस्से से तिल मिलाते हुए देखकर रेयांश धीरे से उसके करीब आया। वो मैं इससे पहले कि रेयांश अपनी बात पूरी कर पाता, त्रिशा ने एक हाथ हवा में उठाया और उसे चुप रहने का इशारा किया। आदि को मेले में कौन लेकर गया था? मैंने बताया था ना कि आदि फेरिस व्हील से कितना ऑब्सेस्ड है। ये जानते हुए भी आदि को मेले में ले जाने की क्या जरूरत थी? आनंद और रेयांश समझ नहीं पा रहे थे कि त्रिशा के सवाल का क्या जवाब दे। वो दोनों बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। जब उन दोनों से कोई जवाब नहीं मिला तो त्रिशा ने रेयांश को घूरते हुए देखा। मुझे सच सच बताना रेयांश, क्या तुम ही उसे मेले में लेकर गए थे? रेयांश इतना परेशान था कि बेचैनी के मारे उसका सर घूमने लगा। वो दबी आवाज में बोला, वो क्या हुआ कि रेयांश को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले, इसलिए उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। इस पर त्रिशा ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ रेयांश, मेरे सवाल का जवाब दो। रेयांश को परेशान देखकर आनंद आगे आया और उसकी तरफदारी करने लगा। उसकी कोई गलती नहीं है त्रिशा, लेकिन त्रिशा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए और आनंद को अपनी बात भी पूरी करने का मौका नहीं दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। यू आर अ मर्डरर रेयांश। त्रिशा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं ही पागल थी जो समझ नहीं पाई कि तुम अचानक ही मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गए। तुमने मेरे छोटे भाई का खून करके उसे अपने रास्ते से जो हटा दिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आई रेयांश? इतना कहकर त्रिशा पागलों की तरह अपनी मुट्ठियों से रेयांश की छाती पर वार करने लगी। रेयांश ने उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश की। स्टॉप इट त्रिशा, काम डाउन प्लीज। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारी कसम त्रिशा, प्लीज मेरा विश्वास करो। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इतना जालिम हूं कि एक मासूम बच्चे की जान लूंगा? मैं भला आदि का खून क्यों करूंगा? आई जस्ट कांट बिलीव कि जब मेरा भाई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब मैं उसी के खूनी के साथ अपनी डेट एंजॉय कर रही थी। ये कहकर त्रिशा पागलों की तरह रोने चिल्लाने लगी। त्रिशा की ये हालत देखकर रेयांश खुद को बेहद लाचार महसूस कर रहा था। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो त्रिशा, मैंने आदि के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे हाथों से तुम्हारा खून हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। त्रिशा ने रेयांश की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। Get the hell out of here! मैं अब जिंदगी में कभी दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। त्रिशा के इतना सब करने के बावजूद भी रेयांश ने एक बार फिर त्रिशा के करीब जाने की फिर से कोशिश की। ऐसा मत करो त्रिशा, प्लीज। लेकिन त्रिशा ने अपनी उंगलियों से एंगेजमेंट रिंग उतारी और उसे रेयांश पर फेंक दिया। अब मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर त्रिशा ने गुस्से से रेयांश के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रेयांश ने तुरंत उस बंद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू किया। मैंने कुछ नहीं किया त्रिशा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तभी एक नर्स दौड़ती हुई रेयांश के पास आई। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ शोर मत मचाइए। रेयांश ने हामी भरी और एक आखिरी बार बड़ी लाचारी से कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। फिर उसने झुककर फर्श पर पड़ी हुई रिंग को उठाया और चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर चला गया। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ अनजान सड़कों पर आगे बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। उस वक्त रेयांश को सिर्फ अपने दिल की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था, जिनकी रफ्तार बेहद तेज थी। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अब आगे उसे क्या करना है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदि अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो बच्चा थोड़ी देर पहले उसके साथ था वो अब हमेशा के लिए जा चुका था। कुछ कदम और आगे बढ़ने के बाद रेयांश अचानक से ठिठक कर रुक गया। नहीं, मुझे त्रिशा को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसे इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है। इन हालातों में मुझे उसके पास रहना चाहिए। वो चाहे मेरे साथ जो भी सुलूक क्यों ना करे, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ त्रिशा लड़खड़ाती हुई आदि के बेड के पास आई
और वहां रखी एक चेयर पर बैठ गई। फिर उसने धीरे से आदि के चेहरे से सफेद चादर हटाई। आदि आंखें बंद किए लेटा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब भी वो जिंदा है। त्रिशा ने धीरे से आदि का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपने माथे से लगाया। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। प्लीज उठ जाओ आदि, प्लीज आदि। देखो, तुमसे मिलने तुम्हारी त्रिशु आई है। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। भूलो ना आदि, प्लीज उठ जाओ ना आदि। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चली गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। आंखें खोलो ना आदि, प्लीज। आनंद पास ही खड़ा त्रिशा को चुपचाप देखे जा रहा था। वो त्रिशा के पास आया और उसने त्रिशा के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। अपने आप को संभालो त्रिशा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हें इस तरह कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मैं नहीं हूं स्ट्रांग, बिल्कुल नहीं हूं। मुझे मेरा आदि वापस चाहिए, प्लीज उसे वापस ले आओ। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। ये रूम खाली कर दीजिए, अभी थोड़ी देर में डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, फिर आप बॉडी को यहाँ से ले जा सकते हैं। ये सुनते ही त्रिशा तुरंत खड़ी हो गई और उसने अपना सारा गुस्सा नर्स पर उतारा। इसे बॉडी मत बुलाओ, ये मेरा भाई है, इसका नाम आदि है। त्रिशा को यूं भड़कते हुए देखकर नर्स घबरा गई और उसने बड़ी लाचारी से आनंद को देखा, लेकिन आनंद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो त्रिशा से क्या कहे। फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और नर्स के पास चला गया। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप सर्टिफिकेट बनवाकर मुझे दे दीजिए। आनंद नर्स के साथ कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही त्रिशा ने आदि को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। वो इस वक्त खुद को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है आदि, और अब तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। त्रिशा जो फूट फूट कर रोए जा रही थी, उसे अचानक रियांश के दर्द से चीखने की आवाज सुनाई दी और कुछ पल के लिए वो आदि को भूलकर रियांश के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ये सोचने लगी। दूसरी तरफ रियांश जो हॉस्पिटल वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा था, उसे एक तेजी से आती हुई कार ने ठोकर मार दी थी। वो खून में लथपथ जमीन पर गिरा था। उसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होने लग गए थे और वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगा था। क्या त्रिशा आज एक ही दिन में उसकी जिंदगी के सबसे खास दो इंसानों को खो देगी? रियांश और त्रिशा की लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी या आने वाला कल इन दोनों की जिंदगियों को झंझोड़ कर रख देगा?